नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने सहायक खजांची थाना के रजनी चौक पर एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 4 लाख की नगद और सोना लूटकर फरार हो गए। तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। स्वर्ण व्यवसायी से 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित व्यवसायी ने कहा कि वह ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में रुपए और सोना देने आए थे, तभी पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आया और उनके हाथ से थैले छीन कर भाग गया। उस थैले में 4 लाख नगद और सोने के गहने थे। सूचना मिलते ही सहायक खजांची थाने की पुलिस और सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंची और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। हम पीछे में बैठे और झोला में बैग था, रुपया था। कितना रुपया था? बैग में 4 लाख रुपया था, चैन था। कितना चैन था? चैन 10-11 ग्राम का था। वो 2 आदमी बाइक से आया, झोला खींच के हमको नीचे गिराया, घसीटते हुए यहाँ पे लाया। वही देखिए, शेखपुरा के बरबीघा में मकान मालिक की दबंगई सामने आई। दबंग मकान मालिक ने रेडीमेड दुकानदार का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया और किराएदार दुकानदार को लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। घटना झंडा चौक की बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कोर्ट ने किराए से संबंधित केस में स्टे ऑर्डर दिया है। इसके बावजूद दबंग मकान मालिक ने सामान को सड़क पर फेंक दिया और दुकानदार के साथ मारपीट की। एकदम लूटपाट बचाना, मारना पीटना शुरू कर दिया। एकदम सब भाई आकर के और मारना पीटना शुरू कर दिया सर। एकदम कोई आदमी नहीं था हमारे पास, ही लड़का था बचाने के, बचा रहे हैं। इसको भी बहुत मार मारा, हमको भी बहुत मार मारा। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है आपका? घर मेन रोड बरबीघा में। वहीं चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद विचाराधीन कैदी लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में रह रहे हैं। वहीं लालू से मुलाकात को लेकर जेल मैन्यूअल का यहां पर लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। जेल मैन्यूअल का लगातार उल्लंघन कर कई विधायक और नेता लालू प्रसाद से मिलने रिम्स जा रहे हैं। गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की इस तस्वीर को देख लीजिए, किस तरह खुद गार्ड्स इनको अंदर लालू प्रसाद के कमरे तक छोड़कर वापस आ रहे हैं। कैमरा देखते ही पूर्व विधायक चेहरा छिपाते नजर आए। लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड के रूम नंबर A11 में रह रहे हैं। पिछली बार रिम्स में जेल मैन्यूअल उल्लंघन को लेकर प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से बेधड़क मिल रहे हैं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता, और यही नहीं, लालू के पास उनके पूर्व सेवादार इरफान और लक्ष्मण भी देखे गए। वहीं आरजेडी नेता अभय सिंह और रंजन यादव भी दिखे। इरफान और लक्ष्मण लालू के पूर्व सेवादार हैं। इस बार कोर्ट से अनुमति मिली है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर रिम्स के पेइंग वार्ड के रूम नंबर A11 में लालू प्रसाद यादव ठहरे हैं और जो जेल मैन्यूअल के हिसाब से उनसे कोई मिलने नहीं आ सकता, लेकिन उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ता उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि जेल मैन्यूअल में क्या क्या मानकें तय की गई हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 15 मार्च से 8 अप्रैल तक फिजिकल टेस्ट होगा। गर्दनीबाग हाई स्कूल में ये टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट केंद्रीय चयन पार्षद ने शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 15 मार्च से 8 अप्रैल तक फिजिकल टेस्ट का डेट शीट तय किया गया है। गर्दनीबाग हाई स्कूल में फिजिकल टेस्ट होगा। केंद्रीय चयन पार्षद ने इसका शेड्यूल जारी किया है।
समस्तीपुर के उजियारपुर थाने में पुलिस कस्टडी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला असम की रहने वाली थी। वे अपने प्रेमी के साथ असम एक्सप्रेस से उतरकर भाग रही थी। इसी दौरान गांव के लोगों ने दोनों को पकड़कर उजियारपुर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां महिला ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली। और देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी घिर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने जोरदार तरीके से कांग्रेस की सोच पर प्रहार किया है। यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का ये गुस्सा क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री का निशाना पंजाब की सरकार चलाने वालों पर है? तो जान लीजिए, बुधवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका के सामने बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को लेकर विवादित बयान दिया था। उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। बस यही वो बयान था और चन्नी के बगल में खड़ी कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा गांधी की बजाई गई ताली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पंजाब के अबोहर की चुनावी रैली में जमकर बरस पड़े। कैसे यूपी और बिहार की अस्मिता को जोड़कर उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया, सुनिए। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे। इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और अब पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? चन्नी के विवादित बोल पर प्रधानमंत्री बरसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जोरदार हमला बोला। आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान देकर सियासत को गर्म कर चुके हैं। सियासत को पंजाब से पटना तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि चुनाव से पहले पंजाब के सीएम बयान देकर क्षेत्रवाद की सियासत कर रहे हैं। भीतरी बहारी करके चन्नी सियासी फायदा पाने की कोशिशों में लगे हैं। अपने बयान से पंजाब के स्थानीय लोगों को गोलबंद करना भी चाहते हैं। पंजाब में सत्ता बचा पाने की घबराहट में चन्नी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बयान को रविदास गुरु गोविंद सिंह जी की अस्मिता से जोड़ दिया। नीतीश पंजाब में हरित क्रांति से लेकर अब तक बिहार के लोगों का योगदान गिना रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत बेहद गर्म हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने एक बार फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया है। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, तब एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान वहां से निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि सदन में नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा था। विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी भी आए थे। विधायकों से संवाद कर संसदीय परंपराओं की बारीकियों को सिखाया जा रहा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले की अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। विधानसभा में राष्ट्रगीत गान करते हुए सदस्य दिख रहे हैं
और ये हैं AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, जो माले विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाने लगा तो अख्तरुल यहां से नदारद हो गए, सदन से बाहर चले गए। आखिर क्यों वंदे मातरम कहने से AIMIM के विधायक को परेशानी है, ये समझ से परे है। हाँ, जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो जवाब कुछ इस तरह का सामने आया। कहा था कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परंपराएं पहले से स्थापित नहीं थी, उन परंपराओं को स्थापित करके लोकतंत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। संविधान सभा में तो संविधान सभा ही में इसका वो हुआ था, विरोध हुआ था कि भाई राष्ट्रगान से किसी को तकलीफ नहीं है, जनगण मन अधिना शौक से गाते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत से लोगों को तकलीफ है। इसलिए ये देश सबका है, सेकुलर आइडियाज पर भी गाया जाए और गाया जाता रहा। वसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हूं तो जिंदा दिखना जरूरी है। ओवैसी की पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि नई परंपरा को स्थापित कर लोकतंत्र के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। वैसे इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, सभी ने AIMIM के रवैये पर नाराजगी जताई है। ट्रम्प हिंदुस्तान में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाएंगे लोग? ये AIM के जो विधायक हैं, जो इसका विरोध किए हैं, वो देश के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ आयोजित होने वाले कोई भी कार्यक्रम एक स्पेसिफिक डेकोरम से चलते हैं। किसी को भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह का मामला सामने आया है, जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। अब किसी को अगर राष्ट्रगान में नहीं भागीदार बनना है और वो बाहर निकल जाते हैं, तो हम समझते हैं ये परंपरा भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी जब गाया जाता है तो इनके नेता तो वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब अख्तरुल जैसे नेता बताएंगे कि लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। सदन तक पहुंचने में जिस लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, वही नेता ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ये बुरा। वैसे लोकतंत्र की मर्यादा को AIMIM ने कोई पहली बार ताक पर नहीं रखा है। पिछले साल 3 दिसंबर 2021 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी पार्टी के सभी 5 विधायकों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने से इनकार कर दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, गया पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वायरल हुए एक वीडियो में ग्रामीणों के हाथों को बांध डाला गया है, जिस पर पुलिस की ओर से सफाई लगातार दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ग्रामीणों को ऐसी सजा दी क्यों जा रही है। वैसे सवाल पुलिस की टीम पर आए दिन हो रहे हैं, हमले को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। गया में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों, ये बताएंगे। उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें ग्रामीण पुलिस टीम पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो बेलागंज प्रखंड के मेल थाना क्षेत्र के आढ़तपुर गांव का है, जहां मोरहर नदी के पास सीमांकन करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में पुलिस के करीब 9 जवान जख्मी हो गए थे। कितने को माथा फोड़ दिया है, लेडीज एंड जेंट्स पूरा बूढ़ा उड़ा को किडनैप कर लिया है। और अब जरा ये तस्वीर देखिए, ग्रामीणों के हाथों को उल्टा कर रस्सी से बांध दिया गया है। वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी दिख रहे हैं। वायरल हुए इस वीडियो में ग्रामीणों के हाथ बंधे हैं। इससे जाहिर है पुलिस की ओर से ही ऐसी सजा दी जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया में खबर फैलते ही पुलिस की ओर से अब सफाई भी दी जा रही है। SDPO टाउन बेलागंज और बाकी सभी ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में सीमांकन का कार्य हेतु आदेश जारी किया था। ये सरकारी कार्य हेतु वहाँ पर गए थे। तो जो वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर लोगों को भड़काया और लोगों वहाँ पर जो भी ग्रामीण थे सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर। उसी के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ईंट पत्थर लाठी से प्रहार किया। उसमें हमारे तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे, जिनको चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद उसमें से 10 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कह रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कुछ की गिरफ्तारी हुई।
ऐसे में सवाल पुलिस बल पर भी उठ रहे हैं कि यदि ग्रामीणों ने हमला किया था तो लोगों को बांधकर सजा देने का हक किसने दिया। ये बात इसलिए भी लाजमी है कि पुलिस सख्ती बरत सकती है, लेकिन सजा देने का ये तरीका कहीं से भी उचित नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। पटना नगर निगम राजधानी में पार्किंग पर खर्च तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से आमदनी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम इलाके में 37 पार्किंग स्थल हैं, जहां नगर निगम के कर्मचारियों को देखरेख और वसूली का अधिकार दिया गया है, लेकिन निगम की स्थायी समिति के सदस्य का कहना है कि पार्किंग से हर दिन 350 की आमदनी होती है, जबकि वेतन के मद में 800 से 1000 तक खर्च होता है। इन 37 पार्किंग स्थलों से हर साल करीब 1 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आय इसका आधा है। पूर्व डिप्टी मेयर इसके पीछे भ्रष्टाचार का खेल बताते हैं। उनके मुताबिक कहने के लिए तो नगर निगम के कर्मचारियों को पार्किंग वसूली का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन हकीकत में माफिया और दबंग पार्किंग की अवैध वसूली करने में लगे होते हैं। पटना के विभिन्न वार्डों में और विभिन्न मुख्य सड़कों पे जो पार्किंग है उसको लेकर लगातार पटना नगर निगम प्रशासन जो है कि हम टेंडर फ्लॉट करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि चूँकि कॉकस जो है नगर निगम में आज भी जो हम उस पर नियंत्रण नहीं पा सके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज भी उस तरह के माफियाओं का मतलब अपरोक्ष रूप से समझिए कि उन स्टैंडिंग जो स्टैंड्स हैं उस पर आज भी कब्जा है और हम विभागीय वसूली के नाम पे एक विभागीय वसूली कर रहे हैं। कि इस तरह के रूल बना दिए गए हैं कि किसी चीज़ का टेंडर होता ही नहीं और पटना नगर निगम के हमारे महापौर के संरक्षण में पटना नगर निगम के महापौर के संरक्षण में ये सारा खेल हो रहा है। अब प्रत्येक साल आखिर किसी चीज़ का ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और खबर समस्तीपुर से, जहां के रोसड़ा में बैंक में महिलाओं ने हंगामा किया है। मामला विभूतिपुर थाना के सिंगिया घाट दक्षिण बिहार बैंक का है, जहां जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं बैंक के अंदर घुसकर लाठी, डंडे और झाड़ू के साथ जमकर हंगामा कर रही हैं। लोन सैंक्शन नहीं किए जाने से महिलाएं आक्रोशित थीं। हंगामा के कारण 3 घंटे तक बैंक का काम ठप रहा। काफी मशक्कत के बाद जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। बैंक प्रबंधक ने जीविका समूह की दीदियों के खिलाफ थाने में शिकायत की है, जिसमें जीविका दीदियों के ऊपर बैंक के अंदर घुसकर हिंसक प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।